हमारे जो है मुल्की हालात इतने तंग हो चुके हैं कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि हमें जो भारतीय आप बता रहे हैं कि गीता गोपीनाथ जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई है, तो ये देखा जाए तो ये मतलब अब हमारी मजबूरी है, हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। आईएमएफ के पास जिनका जिस हिसाब से उनका वो जो है स्टेबल है, जो कंट्री उनके पास जो काम कर रही है, तो उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारी लगानी है। ऊपर से उनको पता भी ये है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर कर सकती है, क्योंकि और कोई कंट्री पाकिस्तान को इस तरह काउंटर नहीं कर सकती जिस तरह इंडिया हमें कर सकता है, इसलिए उन्होंने आईएमएफ के। अब हम अगर देखा जाए तो इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए, यानी किसी से पैसे लेने या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंडिया के थ्रू ही, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इंडिया के थ्रू। जाहिर बात है वो तैयार करेंगे रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट तैयार होगी उसके मुताबिक ही आगे हमें पैसे मिलेंगे। तो हम इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए हैं। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी। ये बिल्कुल एक एक चीज़ देखेंगे, किसी किस्म की जो भी चीज़ पाकिस्तान को अगर वाकई ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है, क्या मतलब जो उनके हुक्मरान है कोई ऐसे बातें बनाकर तो नहीं कर्जा ले रहे, वो बिल्कुल देखेंगे, चेक करेंगे, उस हिसाब से फिर पाकिस्तान को कर्जा दिया जाएगा। और इस तरह पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब बहुत मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। एक तो हम उनसे वो हमें कहते हैं कि इनके एजुकेशन को हमें टारगेट करते हैं कि इनका कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है, और एक रह गई थी कि भिखारी बनने वाला सिस्टम था, वो भी हम बन गए। ऊपर से उन्होंने वो गीता गोपीनाथ की ड्यूटी लगा दी, वो अच्छी तरह काउंटर करके हमें अच्छी तरह जलील करेंगे। फिलवक्त सऊदी अरब के हवाले से हम बात करें ना, तो देखें, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो उससे पहले ही 1935 में या 36 में सऊदी अरब में अलग अलग किंगडम्स थी, जो ज़्यादातर उसमें सिवाय मक्का मदीना के बाकी सब इंग्लैंड की छितर छाया में चलती थी। तो नजद का इलाका जो था ना, जहाँ पे रियाद कैपिटल है, वहाँ पे ये किंग अब्दुल अजीज़ की सरकार थी, बादशाह थी, और किंग अब्दुल अजीज़ को इंग्लैंड की सपोर्ट थी। और फिर इंग्लैंड ने इनको सपोर्ट किया कि भाई अब आप एक कंट्री बनाओ बड़ा, पूरे सऊदी अरब पेनिनसुला जो है, और कब्ज़ा करो बाकी इलाकों पे। तो ये घोड़ों पे, ऊँट पे बैठ के मक्का और मदीना में आए, जद्दा में आए, ताइफ में आए, ये शहरों के ऊपर हमला करके कब्ज़ा किया। नॉर्थ में गए, दहरान में, दम्माम में, वहाँ पे कब्ज़ा किया। वैसे बाकी पूरा रेगिस्तान था, और नई किंगडम बनी, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट देख चुके थे कि यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज की भरमार है, और आगे 100-200 साल तक यहाँ पे इतना एनर्जी रिसोर्स है कि पूरी दुनिया में इंकलाब आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है आइजनहोवर था, वो 1953 में शिप में बैठ के अमेरिका से आया, मतलब मुलाकात इनकी शिप में हुई, आया तो बाय एयर ही था। शिप में इनकी मुलाकात हुई किंग अब्दुल अजीज़ से, और सऊदी अरब में एक कंपनी बनी आरामको, अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी, मेरा ख्याल है 2 ट्रिलियन की कंपनी है ये, $2 ट्रिलियन की, या इससे भी ज़्यादा। तो इतनी बड़ी कंपनी बनाई, उसमें जो लायंस शेयर था ना, जो सबसे ज़्यादा शेयर, वो अमेरिका, वो कंपनी ले जाती थी, कंपनी अमेरिका की थी। और सऊदियों को, किंग अब्दुल अजीज़ और इसके बेटों का यही था कि शादियां करते थे, इनका एक ही शौक था, जो ज़्यादातर मुसलमानों के का यही मसला है कि वो सिवाय सेक्स के और इनके जहन में कुछ सूझता नहीं, तो रोज़ नई नई शादियां करते थे। अब सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ है, उसके मेरा ख्याल है 79 या 81 बेटे थे, सैकड़ों शादियां की, कभी खेमों में रहते थे, टेंटों में, रेगिस्तान था पूरा बयाबान। जो लड़की नजर आई पकड़ के शादी कर ली, 2 दिन बाद छोड़ दी। लीगल इनकी औलादें 200-250 हैं। 79 या 81 तो इनके बेटे थे, और 100 से ऊपर बेटियां थीं। इसी तरह बाकी बेटों को भी तो यही उनको अय्याशियों में रखा हुआ था, मामला चलते रहे। इजराइल बनाना था, इन्होंने सऊदी अरब से एग्रीमेंट किया, सऊदी अरब ने कहा हमें कोई मसला नहीं, बनाओ, हम खाली ऊपर ऊपर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। फिर जब भी हथियारों को बेचने की बात आती तो इजराइल से लड़ा देते थे। 67 की वार, 73 की वार,
73 की वार में पहली बार किंग फैसल ने ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दी। वहां से इन्होंने समझना शुरू किया कि सऊदियों को कंट्रोल करना होगा। अब था क्या कि सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे बादशाह बनते गए, वो सब अनपढ़ थे, सिवाय कुरान के उनको कुछ पढ़ना आता नहीं था। स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम रखा हुआ था इनके ऊपर, वो चलाते रहे। तब तक सऊदी अरब बहुत अच्छा था। इनको इराक में जब ज़रूरत पड़ी तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आए, इनको ईरान में नज़र आ रहे हैं, इनको सब जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आए। जैसे पाकिस्तान में इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आते। सऊदी अरब और पाकिस्तान, उस वक्त का सऊदी अरब, आज का नहीं, सऊदी अरब और पाकिस्तान वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायोलेटर्स थे इन दुनिया में। पाकिस्तान तो आज तक भी, अब सऊदी अरब रिफॉर्म्स की तरफ आ रहा है जो इनको कबूल नहीं है। अब ये जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आया है, इसकी पर्सनालिटी को मलाइन किया जा रहा है, इसको, इसके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन इस हद तक बढ़ाई हुई है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि एवरीथिंग सऊदी अरब आज बेहतरीन हो गया, तो क्या यार ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस अमेरिका में नहीं होती, सब जगह होती हैं। आज सऊदी अरब इनके डिक्टेशन पे नहीं चल रहा। सऊदी अरब ने किंग फहद को कहा 80s में कि ग्लोबल जिहादी बनाने हैं, इस्लाम खतरे में। वो पागल का बच्चा अनपढ़ था, बिलियंस ऑफ डॉलर मदरसा सेक्टर में लगाए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूरोप, मस्जिदें, मदरसों की भरमार। सऊदी अरब बहुत अच्छा था तब तक। पूरी दुनिया में जिहाद को अमेरिका ने री इंट्रोड्यूस कराया। कहाँ था 79 से पहले दुनिया में? ईरान लिबरल मुल्क था, अफगानिस्तान लिबरल मुल्क था, पाकिस्तान लिबरल मुल्क था। कभी हमने बुरके दाढ़ियां नहीं देखी भाई। इंडिया में भी तकरीबन यही हाल था। बांग्लादेश, अरब कंट्रीज में हम देखते थे भाई, बचपन हमारा गुजरा है यार। सऊदी अरब में सऊदी औरतें बुरका पहनती थी, बाकी नहीं पहनती थी कोई। हिजाब या सर पे दुपट्टा और ये सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप चले जाएं उस वक्त के भी इमारात में, आप जॉर्डन में चले जाएं, आप इजिप्ट में चले जाएं, कहीं बुरके थे ही नहीं, आज भी नहीं है। ना इराक में थे, ना सीरिया में थे, ना लेबनान में थे, ना यमन में थे। ये तो पूरी दुनिया में सऊदी पैसे से अमेरिका ने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम, जिहाद, ये सब इंट्रोड्यूस कराया। तब तक सऊदी अरब अच्छा था। अब मोहम्मद बिन सलमान ने आज से 4 साल पहले पोल खोल दी कि हमने CIA के कहने पे पूरी दुनिया में पैसों इन्वेस्ट किए मदरसा सेक्टर में और जिहादी प्रोड्यूस किए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया। अब नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे तो सऊदी अरब बुरा। अब इनके डिक्टेशन पे नहीं चलता तो सऊदी अरब बुरा। बिल्कुल ठीक। और साथ साथ मेजर साहब, आपके यहाँ इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके। वो जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब, ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। नेटो में क्रैक्स दिखने शुरू हो गए।
नेटो में क्रैक्स बहुत ज्यादा विजिबल दिख रहे हैं और इस हद तक दिख रहे हैं कि अब कितना भी छुपाया जाए वेस्टर्न मीडिया में, लेकिन वो बड़े एपरेंट हो रहे हैं। देखिए, आपको मैं 2-3 वाक्य बताऊंगा तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को। अभी एर्मेडगॉन के विषय में, कि मतलब इसको कहते हैं कयामत के विषय में, एक उन्होंने जिक्र किया था जो बाइडेन ने, कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और इट विल बी देयर विल बी एन आर्मेडगॉन। तो उसके ऊपर एमेनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कहते हैं, एक जो उनकी टिप्पणी आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं, फ्रांस हैज अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन that is based on the vital interests of the country and which are clearly defined. These would not be at stake if the nuclear ballistic attack in Ukraine or in the region takes place. मतलब क्या हुआ कि हम जो है, फ्रांस जो एकमात्र यूरोपियन यूनियन का और नेटो का एकमात्र देश है, नेटो का अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और वो कह रहा है कि यदि बैलिस्टिक मिसाइल हमला होता है यूक्रेन में या फिर रीजन में, इस लाइन को कोर करें, शब्द को रीजन में, तो भी हम, फ्रांस जो है, उसका उत्तर नहीं देगा। मतलब हम रूस पर हमला नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर रूस ने न्यूक्लियर वेपन का उपयोग भी किया तो भी हम नहीं करेंगे। जबकि क्या बोलते हैं जो बाइडेन, कि आर्मेडगॉन हो सकता है। और उन्होंने एक तरह से इनके ऊपर भी टिप्पणी एक तरह की है जो बाइडेन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं उस पर हमको सोच समझ के बोलना चाहिए। जो आर्मेडगॉन वाली टिप्पणी की थी बाइडेन ने, तो उन्होंने उसको भी एक तरह से काउंटर स्पष्ट रूप से किया है। अब ये बात तो हो गई नेटो की। अब आए आप यूरोपियन यूनियन पर। कुछ समय पहले जोसेफ बोरेल साहब, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन पॉलिसी के हेड एक तरह से, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि यदि न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है रशिया की तरफ से, तो नेटो की आर्मी का जो इस तरह से जवाब आएगा, इस प्रकार का नेटो का हमला किया जाएगा रशियन आर्मी पे, कि रशिया की आर्मी एक तरह से खत्म हो जाएगी। ये बात वो कहते हैं। जबकि और उसके बाद, उनके ये कहने के बाद, इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आता है कि हमको वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जोसेफ बोरेल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि न्यूक्स का उपयोग किया रूस ने, तो ऐसा जवाबी कार्रवाई की जाएगी नेटो की फोर्सेस की तरह, कि एक तरह से रूस की जो आर्मी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, ट्वीट करके बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर हमको नहीं चाहिए। जो बाइडेन आर्मेडगॉन की बात करते हैं और ये साहब कहते हैं कि यूक्रेन पे या फिर रीजन में, रीजन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो रीजन में तो फिर पोलैंड भी आता है, रीजन में तो फिर लेटविया भी आता है, बाल्टिक स्टेट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रोमानिया भी आता है। तो यदि रीजन में भी न्यूक का उपयोग करता है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक्स का उपयोग करता है रशिया, तो भी फ्रांस जो है वो अपने न्यूक से हमला नहीं करेगा। तो अब केवल एक ही जो देश है यूरोप में नेटो का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो मना कर रहा है साफ साफ कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि साफ साफ क्रैक्स जो है वो बिल्कुल एपरेंट है, और ये कोई ऐसा पहली बार भी नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी फटकार लगाते हुए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है पाकिस्तान को। बाइडेन ने ये टिप्पणी परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर के किया है। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में तालमेल ही नहीं है, इसीलिए दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से ये बातें कही गई हैं। जो बाइडेन ने स्पष्ट किया और ये कहा है कि सबसे बड़ा खतरा अगर दुनिया के लिए अभी कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। क्यों है ये भी उन्होंने बताया है। बाइडेन ने टिप्पणी ये जो की है परमाणु हथियारों के भंडारण को लेकर की, और ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सेना सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है।